दिस बुक हैज़ सोल्ड ओवर मिलियंस ऑफ टाइम एंड ओवर हंड्रेड्स ऑफ कंट्री। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा इस बुक की समरी कि इस बुक में क्या लिखा है, आपको इस बुक से क्या नॉलेज लेनी चाहिए और सिर्फ काम की बातें होंगी। और मैं इस बुक को ऐसे समझाऊंगा कि एक 6 साल का बच्चा भी समझ जाए, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था अगर इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू ए 6-year-old यू डोंट नो इट वेल इनफ। तो इस बुक को मैं अच्छे से चाट चुका हूँ और अच्छे से नोट्स बना चुका हूँ और तुम्हें बताऊँगा कि इस बुक से मैंने क्या सीखा और तुम्हें क्या सीखना चाहिए। और ऑब्वियसली डू नॉट वॉच एनी अदर वीडियो जिसमें तुम स्टिक फिगर ऐसे ऐसे हिल रही और प्लस उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में बताया जा रहा है एसेट लायबिलिटी। इसमें बहुत सारी डिटेल चीज़ें, बहुत सारी जो तुम्हें अभी तक नहीं पता है। लेकिन जो बुक्स पढ़ते हैं ना कि यूट्यूब वीडियो देखकर अपनी यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, भाई उनसे मत सीखो, ठीक है। तो बुक मैंने पूरी पढ़ी है और तुम्हें बता सकता हूँ कि इसमें बहुत कुछ अभी एक्स्ट्रा बाकी है जो तुम्हें जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। फाइनेंस से रिलेटेड एंड मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड मैं वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड ऑब्वियसली ये बुक तुम्हें बहुत जगह मिल जाएगी। तुम लोकल बुक स्टोर पे जाओ, तुम्हें वहाँ बुक मिल जाएगी। और तुमने कभी ना कभी सोचा होगा यार मैं इस बुक को ज़रूर खरीदूंगा एक दिन, बट क्या मैं यूट्यूब पे इसकी समरी देख सकता हूँ? तो हाँ, तुम देख सकते हो और ये वीडियो तुम्हारे लिए है। लेट्स स्टार्ट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। कहानी की शुरुआत ऐसी होती है, रॉबर्ट कियोसाकी के जब वो छोटे थे तब 2 डैड होते हैं। 2 डैड नहीं होते ऑब्वियसली, बट एक डैड उसके ओरिजिनल होते हैं और एक डैड उसके दोस्त के डैड होते हैं। दोस्त का नाम होता है माइक और उसके डैड जो होते हैं वो रिच डैड होते हैं। लेकिन जो रॉबर्ट के डैड होते हैं वो पुअर डैड होते हैं। तो रिच डैड पुअर डैड यहाँ से आता है। जो रॉबर्ट के डैड होते हैं उन्होंने PhD करी होती है। वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली एजुकेटेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ PhD डिग्रीज, हाईली एजुकेटेड ऑन पेपर। जो माइक के डैड होते हैं, जो रिच डैड होते हैं, ही वॉज नॉट इवन 8th पास विद ऑल दोज PhDs, ही स्ट्रगल फाइनेंशियली। लेकिन जो रिच डैड होते हैं, ही वॉज द रिचेस्ट मैन इन हवाई। जो रिच डैड थे उन्होंने बहुत सारी डोनेशन करी, चर्चेज में बहुत जगह डोनेशन करी, बहुत जगह पैसे भी बांटे। लेकिन जो पुअर डैड थे, जब वो मरे तब उन्होंने सिर्फ बिल्स छोड़े, टैक्सेस छोड़े। लेकिन दोनों में एक कॉमन बात थी कि दोनों एजुकेशन को ज़्यादा ही मायने देते थे और एजुकेशन को सबसे इम्पोर्टेंट मानते। लेकिन दोनों का एजुकेशन का मतलब अलग था। और रिच डैड कहते थे कि यू कैन बी रियली एजुकेटेड एंड फाइनेंशियली पुअर, बिकॉज फाइनेंस की एजुकेशन तो है ही नहीं। फाइनेंस की एजुकेशन अलग होती है। रिच डैड इसीलिए रिच थे। और हम सीखेंगे कि फाइनेंस की एजुकेशन कैसे लेते हैं विद लेसन्स। इस बुक में टोटल 9 लेसन्स हैं और हम सारे के सारे लेसन सीखेंगे और सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें सीखेंगे। सो जो लेसन 1 है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। वेरी वेरी गुड लेसन। द पुअर एंड द मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच हैव मनी वर्क फॉर देम। लर्निंग्स को बताने से पहले रॉबर्ट कियोसाकी ये बताते हैं कि आजकल के टाइम में जॉब्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। ह्यूमंस की जगह मशीन लाई जा रही हैं। बुक्स आर नॉट मोर वैल्यूएबल, कंटेंट ज़्यादा अपलोड हो रहा है, पॉडकास्ट ज़्यादा आ रही हैं और सब कुछ इज़ चेंजिंग। तो एजुकेशन बीइंग अडेप्टिव इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड फोकस ऑन। जब रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड से पूछते हैं कि हाउ टू मेक मनी वर्क फॉर यू, तब रिच डैड आंसर देते हैं कि एसेट ओवर इनकम मीन्स बाइंग और बिल्डिंग एसेट्स दैट डिलीवर कैश फ्लो इज पुटिंग योर मनी टू वर्क फॉर यू। High paying jobs mean 2 things. You're working for money and the taxes you pay will probably increase. I learned to put my money to work for me and enjoy the tax benefits of generating income that doesn't come back from paycheck. मतलब क्या है इसका कि कैश फ्लो जनरेट करना इज मेकिंग मनी वर्क फॉर यू, लेकिन हाई पेइंग जॉब करना और फिर टैक्सेस पे करना इज जस्ट स्लेवरी। लेकिन इसका एक तोड़ ये हो सकता है कि हम पैसे को इन्वेस्ट करें। और जो मिडिल क्लास होता है आदमी, जो सिर्फ टैक्सेस भरता रहता है, वो सिर्फ टैक्सेस ही भरता रह जाता है और कभी कुछ कमाता नहीं है। लेकिन बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स बहुत कम टैक्सेस पे करते हैं और इकोनॉमी उन पे ही चलती है एंड दे आर द मोस्ट फेवर्ड। एंड यू जस्ट द मिडिल क्लास। और गवर्नमेंट जो है वो बस पैसा कमाना चाहती है, तो वो मिडिल क्लास को हंट करती है सिर्फ अपना टैक्स बढ़ाने के लिए। कभी भी किसी चीज़ को देखते हैं तो नेवर थिंक कि मैं उसे ख़रीद नहीं पाऊँगा, ऑलवेज थिंक मैं उसको कैसे ख़रीद सकता हूँ। तो यहीं से सोच की शुरुआत होती है, यहीं से थॉट की शुरुआत होती है, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत होती है, वर्क को पुट डाउन करने की शुरुआत होती है। और थॉट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टार्ट एवरीथिंग। तो ये वो कहना चाहते हैं कि नेवर थिंक यार मैं इसको नहीं खरीद पाऊँगा। तो यही तुम्हें सोचना पड़ता है कि पीपल से दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी बट येट दे वर्क फॉर अ 8-hour job. Rich people acquire assets and the poor and the middle class think they acquire
एसेट। सो इसको अच्छे से पुट ऑन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एसेट और लायबिलिटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। यू डोंट हैव टू बी एन अकाउंटेंट और कॉमर्स पढ़नी है तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बेसिक नॉलेज। एसेट इज़ व्हाट पुट्स मनी इन योर पॉकेट एंड लायबिलिटी इज़ व्हाट विच टेक्स मनी फ्रॉम योर पॉकेट। तो बस यही इसके बीच में डिफरेंस होता है। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं जानते और वो थिंक कर लेते हैं कि यार यही एसेट है। एक और एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा जो घर है वो एसेट है। नहीं, तुम्हारा घर एसेट नहीं है, वो तुम्हारे लायबिलिटी है, क्योंकि तुम्हें उसके लिए बहुत सारे चार्जेस देने पड़ते हैं। इट्स गेटिंग मनी आउट ऑफ योर पॉकेट। लेकिन फिर भी अगर आप उसे बेचो तो वह एसेट बन सकती है, पर वो बेचने पे ही बनती है। लेकिन इसका एक और अच्छा सोल्यूशन हो सकता है कि आप घर खरीद के उसे रेंट पे दे दो। अब इस बुक में एक सबसे बढ़िया बात है कि हमें रियल इस्टेट खरीदना सिखाया जाता है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। विदाउट, थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है, पूरी नहीं लगती है। और एसेट को लायबिलिटी में कन्वर्ट करना सिखाया जाता है, जो कि मैं आगे के लेसन में बताऊंगा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की एज में अंकल लोग नहीं जानते हैं कि अपने एसेट को लायबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करें। तो हाँ, आपका घर आपके लिए एसेट नहीं है क्योंकि वो आपके जेब से पैसा निकाल रहा है, लेकिन जब आप उसे बेचोगे तब वो आपके लिए एसेट है। और आइए देखते हैं हम 3 कैश फ्लोज की, एक 3 डिफरेंट क्लासेस, पुअर, मिडिल क्लास, रिच का कैश फ्लो कैसे लगता है और वो कैसे अमीर बनते हैं और उनका कैश फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले पुअर, जॉब करते हैं वो, ठीक है, कुछ भी कहीं से भी कमाते हैं, उसकी इनकम आती है, वो जाती है तुम्हारी इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है। उसकी जो सैलरी आती है, जॉब से जो सैलरी आती है वो जाती है इनकम स्टेटमेंट में। फिर एक्सपेंसेस से वो निकल जाती है, यानी टैक्सेस, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, और सिर्फ इनकम आती है, एक्सपेंसेस से निकल जाती है, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जाती ही नहीं है। मिडिल क्लास का कैश फ्लो देखते हैं। उसकी भी जॉब होती है, सैलरी आती है, लेकिन सैलरी से पहले वो एक्सपेंसेस नहीं जाते, सैलरी से पहले लायबिलिटी जाती है, क्योंकि उसने लोन ले रखा है। तो लायबिलिटी जाती है, वो है मॉर्गेज, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, स्कूल लोन्स। तो ये सारे लोन जाते हैं और फिर जाके वो एक्सपेंसेस में भी जाते हैं, ठीक है। यानी लायबिलिटी भी आ रही है, फिर एक्सपेंसेस भी जा रहे हैं। एक्सपेंसेस वही हो गए जो पुअर के हैं, टैक्सेस, मॉर्गेज पेमेंट, कार पेमेंट, क्योंकि मिडिल क्लास को करनी है अपनी उंगली। अब देखते हैं हम रिच क्लास की कैश फ्लो। इनकम आ ही नहीं रही है सैलरी से। पहली बात तो सैलरी करते ही नहीं है वो। क्यों? क्योंकि एसेट खरीदते हैं वो। तो एसेट से अगर आप देखो, एसेट से सीधा जा रही है वो रियल एस्टेट, और जो भी तुम्हारे उनके एसेट्स ओन्ड है, ठीक है, वो जा रही है रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो एसेट जो भी हैं उनसे इनकम जा रही है सीधा अपने पास, अपनी इनकम जा रही है, अपने पास जा रही है, ठीक है। सबसे पहले इनकम आ रही है, सबसे पहले इनकम आ रही है। दे आर नॉट इन अ जॉब, दे आर नॉट टेकिंग सैलरी, दे टेक एसेट्स एंड एसेट्स मेक देम रिच। और यही डिफरेंस आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको अमीर होना लॉन्ग रन में। कैश फ्लो टेल्स द स्टोरी ऑफ हाउ ए पर्सन हैंडल्स मनी। मिडिल क्लास को क्यों बोला जाता है कि वो रैट रेस में फंसा हुआ है और क्यों इतनी ज़्यादा उसके पास डेट है, ठीक है, और क्यों वो मिडिल क्लास ही रहेगा? क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन, टैक्सेस, गवर्नमेंट को पैसा कमाना है तो वो टैक्सेस बढ़ाते रहेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी। तो मिडिल क्लास की क्या दिक्कत है कि उन्होंने लोन ले रखे हैं यार, उनके पास लायबिलिटीज है, दे नेवर ओन एसेट्स। और उनको लगता है कि उन्होंने एसेट्स ओन कर रखे हैं, उनको लगता है कि उनका घर खुद एसेट है। भाई जब तुम अपना घर बेचोगे तब वो तुम्हारे लिए एसेट है, क्योंकि तभी वो तुम्हारे लिए पैसा बना पा रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक घर है जिसके पास बहुत सारे रेंटल भी आउटलेट्स हैं, यानी घर के साइड में दुकान भी है जिससे तुम्हें रेंट भी आ रहा है, देन इट्स अ एसेट। दिस इज द बैलेंस शीट विच रॉबर्ट कियोसाकी शोज कि मेरे गरीब डैड को क्या लगता था कि एसेट्स क्या होती है और मेरे पुअर डैड को क्या लगता था कि एसेट्स क्या होती हैं। एंड दिस इज़ अ रियली गुड इलस्ट्रेशन। हाउस नॉट बीइंग एन एसेट रॉबर्ट कियोसाकी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना, क्योंकि लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा उनका हाउस एसेट्स कैसे नहीं है। पर जब तुम उसे सेल करोगे तभी वो एसेट है, जब तक इनकम नहीं आ रही है तब तो वो एसेट है ही नहीं, क्योंकि तुम उसके लिए लायबिलिटी पे कर रहे हो, हर दिन हर महीने खर्चा आ रहा है ना। लेकिन कह सकते हो एसेट है, क्योंकि एट द एंड तुम्हें उसे बेचने वाले हो। अब हम जान लेते हैं कि वाई रिच गेट रिचर, बिकॉज वो अपने एसेट्स बढ़ाते रहते हैं। प्लस अगर जब एसेट्स बढ़ रहे हैं तो इनकम भी बढ़ती रहेगी, ठीक है। प्लस वो एक्सपेंसेस अपने कम रहते हैं क्योंकि लायबिलिटीज़ कम है, ऑब्वियसली। बस यही रीज़न है वाई मिडिल क्लास स्ट्रगल, लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है, दैट्स वाई दे स्ट्रगल। पुअर की तो बात ही छोड़ो, दे डोंट हैव लायबिलिटीज़, दे आर जस्ट पुअर। The rich buy assets, the poor only have expenses. The middle class buy liabilities they think are assets. Lesson number 3. Mind your own business. The rich focus on their asset columns while everyone else focus on their income statement. Exactly. Assets buy करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो देते हैं रियल एस्टेट का।
Real estate, yes, it's expensive, but it's one of the most leverageful piece of asset that you ever own, and it will end when the world ends. Business that do not require my presence, I own them, but they are managed or run by other people. If I have to work there, it's not my business. It's become a job. Royalties from intellectual property such as music, scripts and patents, notes हो गए, bonds हो गए, stocks हो गए, anything else that has value, produces income or appreciates and has a ready market. इस चैप्टर की समरी में देना चाहूँ तो वो कहते हैं कि रियल एस्टेट खरीदो, एसेट्स खरीदो, प्लस अगर तुम इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टअप्स में, वीसी बन सकते हो तो उसमें भी करो, क्योंकि इट्स जस्ट मनी दैट यू डोंट हैव टू वर्क फॉर एंड इट पेज यू, ठीक है। और इसमें बहुत बड़ा एग्जांपल वो भी देते हैं वेल्थ का, कि वेल्थ होती क्या है एक्चुअली में। वेल्थ इज़ जस्ट कैश फ्लो, और कितना पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर तुम आज मर गए तो उस मरने के बाद तुम्हारी जो इनकम बची हुई है, दैट इज़ वेल्थ। चैप्टर नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पुअर ऑफ कॉरपोरेशंस। My rich dad just played the game smart and he did it through corporations. The biggest secret of the rich, corporations. Wow. Network, yeah, obviously. My rich dad did not see Robin Hood as a hero. He called Robin Hood a crook. Rich are not taxed. The rich will never be taxed. More and more often, we see governments use the tax laws to provide incentives to business owners and investors to create jobs and housing. The incentives reduce the taxes of the rich. So the only place for the government to drive tax revenue is from the middle class, obviously. जो रॉबर्ट के डैड होते हैं, पुअर डैड, वो बोलते हैं कि कॉपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, कॉपरेशन में जॉब करना बहुत ज़रूरी है ना। तुम्हें लाइक एक वैल्यू होनी चाहिए तुम्हारी, अब तुम एम्प्लॉय बने, फिर प्रेसिडेंट बने, फिर सीईओ बने, है ना, एक वैल्यू लैडर होना चाहिए तुम्हारा। लेकिन जब वो बात रॉबर्ट के ऐसा कि रिच डैड को बताते हैं, तो रिच डैड बोलते हैं कि तुम लैडर को क्यों नहीं ओन करते, है ना, लैडर को ही क्यों नहीं ले लेते। तो रॉबर्ट सुन के बहुत अच्छा मानते हैं और कहते हैं कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट। तो वो कहना चाहते हैं कि कॉर्पोरेशन ओन करो, ईच डॉलर इज़ एन एम्प्लॉय जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, ठीक है। अब तुम पैसे को कैसे खर्च करते हो, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। इन्होंने एसआईपी के बारे में बताया नहीं है, क्योंकि सिर्फ इन्हें शायद पता नहीं होगा, या वॉरेन बफेट के बारे में इन्हें पता नहीं होगा, या फिर इनकी अलग अलग राइज होंगी। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़े बहुत करते हैं, स्टार्टअप्स में करते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। इन्हें पसंद है रियल एस्टेट, गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज दैट एसेट इज़ प्योर एसेट। कॉर्पोरेशन में ये दोनों चीज़ें बताते हैं कि अगर जो बिज़नेस ओनर कॉर्पोरेट करता है, अच्छे से एजुकेशन लेता है, वो सबसे पहले क्या करता है, उसकी इनकम आती है, फिर वो स्पेंड करता है, फिर वो टैक्स भरता है। लेकिन जब इनकम एम्प्लॉय को मिलती है तो वो क्या करता है, सबसे पहले इनकम आती है, फिर वो टैक्स पे करता है, फिर वो स्पेंड करता है। इससे क्या फ़र्क हो रहा है कि वो पैसे को काम पे नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि वो पहले ही टैक्स पे कर देता है, फिर उसके बाद वो अपना कुछ स्पेंड भी करता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट वाला होता है, वो अपने पैसे को काम पे लगाता है, इन्वेस्ट करता है, एसेट खरीदता है, फिर उसके बाद वो टैक्स भरता है। चैप्टर नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। ऑफन इन द रियल वर्ल्ड इट्स नॉट द स्मार्ट who get ahead, but the bold. That's really good. Ambition and hungry people are always thriving. अपने हाथ पैर मारते रहते हैं. The most powerful asset that we can have is our mind. If it's trained well, it can create enormous wealth. रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बढ़िया चीज़ कहते हैं कि savers are truly losers. Savers are losing money. यानी पैसा बचाना is just losing money. पैसा बचाना is losing money. आइए इस चीज़ को समझते हैं। Earn 5% on a saving account. Those were the days. A lot has changed over 20 years, and today much of what used to sound advice has become old, obsolete advice, like milk that's been around too long. The advice to save money is long past its expiry date. It's not gambling if you know what you're doing. It is gambling if you are just throwing money into deal and praying कि वो बढ़ जाएगी। अब इस चैप्टर की समरी मैं देना चाहूँ तो वो कहना चाहते हैं कि सेविंग मनी इज़ लॉन्ग गॉन। अब आदम के ज़माने में सेविंग मनी होती थी और अब इन्वेस्टिंग मनी होने लगी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पुअर होता है वो पहले पैसे आते हैं उसके बैंक में, फिर वो टैक्सेस भरता है, फिर वो खर्च करता है। लेकिन कॉपरेट करेंगे, यानी अच्छे से सीखेंगे चीज़ों को, तो पहले पैसा आएगा, फिर थोड़े बहुत एसेट खरीदेंगे, फिर जाकर टैक्स भरेंगे या स्पेंड करेंगे। और स्पेंड किस पे करना है? एसेट पे। और वो ये भी कहना चाहते हैं कि सेविंग जब तुम आप करोगे
5% का इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग पे पहले तो टैक्स भरना पड़ेगा, फिर 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। जितना भी इंटरेस्ट आपको मिलता है उस पर भी टैक्स लगेगा, है ना। इससे बढ़िया आप एसेट्स खरीदें। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। जॉब सिक्योरिटी meant everything to my educated dad. Learning meant everything to my rich dad. Most teachers lack real world experiences. They have not done what they teach. They haven't actually experienced what they teach. Made mistakes, learn from those mistakes, and apply what they are learned as they continue to practice and get better and better. Schools teach us to read and memorize. I believe that studying is the key to applying what we learn. Exactly. वो कहना चाहते हैं कि जो रियल लाइफ की एग्जांपल्स होते हैं वो तो आपको बिजनेस के बारे में सीख के आएंगे, यानी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करके आएंगे। जो स्कूल के टीचर होते हैं उन्होंने कभी ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं करा। उन्होंने बस आपको सिखाने के लिए बस पढ़ लिया है, वो एक रट्टा मार लिया जो आपको सिखा रहे हैं, आपको कॉपी में लिखा रहे हैं, फिर बोलते हैं कि इसको रट्टा मारो और एग्ज़ाम पे यहाँ करके आओ। जब तुम रियल लाइफ में उतरोगे, वर्ल्ड में उतरोगे, और फिर जब तुम्हें एम्प्लॉय हायर करना होगा तो तुम्हारी फट जाएगी, यानी एम्प्लॉय की सैलरी देने फट जाएगी तुम्हारी। तो वो तुम्हें कभी भी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ के तुम्हें बिजनेस आएगा, मेरे को एक बात बताऊँ, वो तुम्हें कभी सिखाएंगे कि इन्वेस्टर से पैसे कैसे लेते हैं। तुम्हें ये भी पता होगा कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, पता है तुम्हें। मार्केटिंग इज लॉन्ग डेड, फिलिप कोटलर इज डेड। One lesson from a rich dad that has become crystal clear over the past 20 years is the importance of choosing teachers who have actually done what you want to do. 20 साल के गैप में टीचर्स चुन लो। अब इस चैप्टर में वही कहना चाहते थे कि अगर मैं समरी दूँ कि वर्क टू लर्न नॉट वर्क फॉर मनी, यानी पैसे के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो, ठीक है, क्योंकि सीखना इज़ अटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पैसे के लिए तो बस गरीब ही काम करता है, क्योंकि वो बोलते तो हैं मैं पैसा नहीं चाहिए, लेकिन 8 घंटे वो हर रोज़ काम करते हैं पैसे के लिए। पैसे के लिए सिर्फ गरीब काम करता है और अमीर पढ़ने के लिए काम करते हैं। तो बुक्स पढ़ो, ये बुक जो आप पढ़ रहे हो हर किसी को पढ़नी चाहिए। चैप्टर 7, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। अब पैसे के पढ़ने के बाद, इस बुक को पढ़ने के बाद भी, फाइनेंशियल लिटरेसी के बाद भी, सब कुछ एजुकेशन के बाद भी, फिर भी लोग अमीर नहीं बन पाते। और उसके 5 रीजंस रॉबर्ट बताते हैं। सबसे पहला है फियर, ओवरकमिंग फियर, ठीक है। रॉबर्ट कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिले जो पैसों को लूज़ करने का फियर ना रखता हो। हर कोई बंदा फियर रखता है, लेकिन मेट अ लॉट ऑफ पुअर पीपल हु नेवर लॉस्ट अ डाइम, यानी गरीब बंदे जिन्होंने कभी पैसा हारा ही नहीं है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं, गरीब से अमीर, और अमीर बहुत ज़्यादा फियर करते हैं। ओवरकमिंग साइनिसिज्म। As we all have doubts, I'm not smart, I'm not good enough, so is better than me. Our doubts often paralyzes us. We play the what if game. What if the economy crashes right after I invest? What if I lose control and can't play the money back? What if things don't go as I planned? Or we have friends or loved ones who will remind us for a shortcoming. They often say, what makes you think you can do that? Cynicism is basically obviously fear of failing, fear of doubt, fear of डाउट्स आते हैं अपने दिमाग में, अपने आई एम नॉट गुड इनफ, वो वाला चीज़ है। तो इसको ओवरकम करना, और ये चीज़ें कहाँ से, और ये साइनिसिज्म आता कहाँ से, इसके बारे में बहुत अच्छी चीज़ लिखी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये मैं हर किसी को बताता हूँ। स्कूल हैज़ कंडीशन अस टू अवॉइड मिस्टेक्स एंड पनिशेस स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग देम। इन द रियल वर्ल्ड आई लर्न दैट मिस्टेक्स, if acknowledged and evaluated and used as a tool to make better decisions in the future, are invaluable. A little fear can be a healthy thing, but we shouldn't live in fear of making mistakes. Mistakes are good things if we find the lessons in every failure. स्कूल और कॉलेजेस में क्या होता है कि इफ़ यू मेक मिस्टेक्स यू आर ऑफन स्कोल्डेड, यू आर ऑफन पनिश, यानी आपको चाट लगाई जाती है कि मिस्टेक कैसे कर दी तूने भाई, मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है कि तुम्हें मिस्टेक करने से रोका जाता है। अब मिस्टेक से तुम कभी सीख नहीं पाते। Often in real life you will always make mistakes, you will always fail. तो अगर हम उसको acknowledge करें और evaluate करें, उससे सीखें, तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन स्कूल में क्या होता है कि मिस्टेक नहीं करनी, क्वेश्चन नहीं पूछना, गलती नहीं करनी। गलती तो करेगा ही भाई, वी आर नॉट मशीन्स, मशीन्स भी गलती करते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है यूजिंग डेट। अब हम सीखेंगे एबिलिटी को कैसे यूज़ करें एसेट बनाने के लिए, जो कि बहुत बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्योंकि आप इस वीडियो के एंड तक बने तो आप ये चीज़ें सीखेंगे कि एक लायबिलिटी को एसेट कैसे बनाते हैं विद द यूज़ ऑफ गुड डेट
and we will also know the difference between good debt and bad debt. Chapter number 8, getting started. There is a gold everywhere. Most people are not trained to see it. स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आपको स्टार्ट क्यों करना है. अब जब वो रीज़न बड़ा होगा तब आप ऑब्वियसली अच्छे से स्टार्ट करोगे और घुस जाओगे बस यार. You should just dive in and obviously you should learn, but when you learn you should just, next step is just to dive in. Okay. एक बहुत बड़ी चीज़ कहना चाहते हैं कि people who pay themselves first are often great. ठीक है. तो इसका एग्जांपल, एक अच्छा कैश फ्लो कैसे बनता है और एक कैश फ्लो कैसे बनना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले जॉब जो आएगी वो आएगी इनकम में आपकी, यानी सैलरी जो आ रही है आपकी इनकम में आएगी. फिर वो जाएगी एसेट में, यानी सेव करोगे या फिर इन्वेस्ट करोगे. अब वही इन्वेस्टमेंट आपकी वापस जाएगी इनकम कॉलम में, यानी एक्सपेंसेस कम हो गए, लाइबिलिटीज़ भी कम हो गई. एल्स पे फर्स्ट पहले आएगी सैलरी, अब वो सैलरी से जाएंगे एक्सपेंसेस यानी टैक्सेस, रेंट एंड फूड. अब वो क्या कर रहा है कि वो अपने आप को पैसे नहीं दे रहा, वो दे रहा है दूसरे बंदों को. यही दिक्कत हो रही है. टू सक्सेसफुली पे योरसेल्फ फर्स्ट, कीप द फॉलोइंग इन माइंड. डोंट गेट इनटू लास्ट डेट पोजीशन दैट यू हैव टू पे फॉर. Keep your expenses low, build up assets first, then buy the big house or nice car. Being stuck in the rat race is not intelligent. Second, when you come up short, let the pressure build and don't slip into the saving or investments. Use the pressure to inspire your financial geniuses to come up with new ways of making more money, and then pay your bills. You will have increased your ability to make more money as well as your financial intelligence. पहला स्टेप कि अगर आपको अपने आप को पहले पैसे देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. डेट ने नहीं आना, सबसे पहले एसेट्स खरीदनी है और उनसे जो इनकम बनेगी आपका कैश फ्लो बढ़ेगा और इससे आप फाइनेंशियल रैट रेस से निकल पाओगे. दूसरा स्टेप, जब भी प्रेशर आए कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, उसके वो रीज़न हो रहे हैं यानी कुछ कैश फ्लो नहीं बढ़ पा रहा, तब अपना दिमाग खोलो और वेज टू मेक मनी. प्रेशर में आओ, ठीक है, लाइक यू हैव टू डील विद प्रेशर, क्योंकि एक टाइम आएगा जब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ब्रेक इवन, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वेज टू मेक मनी. Thank you. If we give 100 people 10,000 at the start of the year, I believe that at the end of the year, 80 would have nothing left. In fact, many would have created greater debt by making down payments on a new car, refrigerator, electronics, or a holiday. 16 have increased that 10,000 by 5 or 10%. 4 would have increased it to 20,000 or into the millions. इस बुक में 8 लेसन्स थे, मैंने 9 बताए. 9 इस जस्ट रॉबर्ट कियोसाकी के थोड़े बहुत उन्होंने चीज़ें बताई. बेसिकली ये बुक अब ख़त्म होती है. थैंक यू सो मच जो वीडियो तक एंड तक बने रहें. और एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल टिप जो आपको देना चाहूँगा कि हाउ टू बाय रियल एस्टेट विद नो मनी. 30-70 का रूल या फिर 60-40 का रूल, यानी यू नीड ओनली 40% ऑफ द इनकम. उसके बाद आप लोन लेकर यानी गुड डेट यूज़ करोगे. गुड डेट वो होती है जिससे आप एसेट खरीदते हो और एसेट से वो लोन का इंटरेस्ट पे होता है. तो आपको यही करना है और यही करते रहना है कि यानी 40% अपने अपनी खुद की इनकम डाली, यानी 30 ले लेते हैं, 30%, 30 लाख आपने खुद की इनकम डाली, 70 लाख का लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट बनेगा मे बी 70, लाइक जैसे कितना ही बनता है, 50 बन जाता है इंटरेस्ट पर महीने का. लेकिन आपको प्रॉपर्टी लेनी कमर्शियल, जिस पर आएगा हर महीने रेंट, और वो रेंट होना चाहिए उस इंटरेस्ट के अमाउंट से ज़्यादा. अब जो बीच का गैप बचेगा वो है आपका कैश फ्लो, प्लस जो आपने प्रॉपर्टी खरीद रखी है आप उसे बेच भी सकते हो, एंड ऑल्सो ऑन कैपिटल गेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू सब्सक्राइब. और रिच डैड पुअर डैड इज़ अ रियली गुड बुक. आगे चल के मैं ऐसी बुक्स पे कभी समरी नहीं लाऊंगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.